नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी की क्लास में। तो हिंदी व्याकरण में हमारा पाठ संख्या 12 चल रहा है, जिसका नाम है समास। उसका रीडिंग पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका। आज हम उसका बुक वर्क करने जा रहे हैं। तो आप अपनी जो हिंदी व्याकरण की सुगम हिंदी व्याकरण की बुक है वो निकाल लीजिए और उसके पाठ संख्या 12 में जो क्वेश्चन आंसर है आज हम उनको करेंगे। ओके, तो चलिए क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प में टिक निशान लगाइए। आपने क्या करना है, यहाँ सही विकल्प ढूंढना है। तो हमारा पाठ कौन सा चल रहा था? समास। टॉपिक क्या है हमारा? समास। तो यहाँ क्वेश्चन भी उसी से रिलेटेड है। समास पूछा गया है, आपको एक सेंटेंस दिया गया है और पूछा गया है कि यह किस समास की विशेषता है, आपको ये यहाँ बताना है। तो पहला देखिए क्या है, जिस समास में पूर्व पद संख्यावाची होता है। जिस समास में, वह कौन सा समास है जिसका पूर्व पद यानी जो पहला पद है वो क्या होता है? संख्यावाची होता है। जैसे कि मान लीजिए चौराहे, चौराहे शब्द हो गया, या सप्ताह है, नवरात्रि। तो ये जो शब्द है ये कौन से समास के उदाहरण हैं? तो जिसका पूर्व पद यानी कि पहला पद कौन क्या होता है? संख्यावाची होता है। वो कौन सा समास होता है? तो हमारा कौन सा समास ऐसा होता है जिसका पहला पद क्या होता है? संख्यावाची होता है, यानी संख्या से संबंधित होता है। तो द्विगु समास, मैंने आपको बताया था ना कि द्विगु, द्विगु यानी दो। द से क्या समझ में आ रहा है कि द्विगु यानी द्वि यानी दो। तो यानी यहाँ भी संख्या से ही रिलेटेड हो रहा है। थोड़ा सा ऐसे आपने ट्रिक अपने दिमाग में बिठा लेनी है कि द्विगु यानी द्वि यानी दो। तो दो भी क्या हो गया? द्वि यानी समास का नाम भी कैसा हो गया? संख्यावाची हो गया। तो यहाँ संख्यावाची होता है तो वो कौन सा समास होता है? द्विगु समास होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जिस समास में दोनों के बीच कारक चिन्हों का लोप हो जाता है वह कौन सा समास है? ऐसा कौन सा समास है जिसमें दोनों के बीच जो कारक चिन्ह लगता है उसका लोप हो जाता है? जैसे कि मान लो उदाहरण के रूप में आपके पास से शब्द है परलोक गमन। तो उस परलोक गमन यानी परलोक के लिए गमन, परलोक में गमन। तो इस तरीके से हम जो शब्द लिखते हैं तो उसमें क्या होता है, जो परलोक गमन है उसमें परलोक को गमन, तो को का लोप हो रहा है ना, परलोक गमन। तो किसका लोप हो रहा है? योजक यानी किसका? को का लोप हो रहा है। उसी तरह जैसे देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, देशभक्ति शब्द है, जैसे कि देश के लिए भक्ति। तो यानी के लिए क्या हो रहा है? उसका लोप हो रहा है। किस कारक का लोप हो रहा है? के लिए कारक का लोप हो रहा है। तो जिन कारकों में, जिन शब्दों में कारक का लोप हो जाता है, जिन शब्दों के बीच में कारक का लोप हो जाता है, वो कौन सा समास होता है? तत्पुरुष समास होता है। ये ऐसी विशेषता कौन से समास की होती है? तत्पुरुष समास की होती है। ठीक है, अगला है, देशभक्ति समस्त पद का समास विग्रह होगा। देशभक्ति हमारे पास समस्त पद है, उसका हमें समास विग्रह करना है। हमारे पास शब्द है देशभक्ति, आपने देशभक्ति का समास विग्रह करना है। देश में भक्ति, या फिर देश के लिए भक्ति, या फिर देश की भक्ति। तो इसमें कौन सा समास विग्रह सही होगा? देश के लिए भक्ति। मैंने आपको अभी बताया था ना पिछले वाक्य में कि मैंने देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, यानी कौन से कारक का लोप हो रहा है? के लिए कारक का लोप हो रहा है। तो ये किस समास का उदाहरण है? तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तो देश के लिए भक्ति जो है समास विग्रह हमारा सही आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट है, रसोई घर का समास विग्रह होगा। आपने यहाँ रसोई घर का समास विग्रह बताना है। तो रसोई घर जो शब्द है वो भी तत्पुरुष समास का उदाहरण है। रसोई वाला घर, या फिर रसोई के लिए घर, या फिर रसोई और घर। तो क्या होता है? रसोई घर का समास विग्रह भी क्या होगा? रसोई के लिए घर, रसोई के लिए
घर, यहाँ भी क्या कौन से कारक का लोप हो रहा है, यानी अगर हम रसोई घर शब्द में कौन से कारक का लोप हो रहा है, के लिए कारक का लोप हो रहा है। तो यहाँ भी तत्पुरुष समास, यह भी तत्पुरुष समास का उदाहरण है ना। नेक्स्ट है, तो ये आपके थे टिक वाले क्वेश्चन। आगे है प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित समस्त पदों के उचित समास में टिक का निशान लगाइए। अब आपको उचित समास बताना है, जैसे कि आपको शब्द दिया हुआ है यानी समस्त पद दिया हुआ है, उसके बाद आपको उनसे रिलेटेड जो समास है वहां उसको आपने बताना है, समास बताना है। जैसे कि हमारे पास शब्द है जन्मान, जन्मान का जब हम समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा, जन्म से अंधा। तो यहाँ को क्या आ रहा है, जन्म से अंधा, जो से है वो क्या है, योजक हो गया, एक कारक चिन्ह हो गया, से क्या हो गया, कारक चिन्ह हो गया। तो जन्मांत में से का कारक, जो से कारक चिन्ह है उसका लोप हो रहा है। तो मैंने बताया था ना, अपने बात की थी ना कि वो जिस समास में दोनों के बीच कारक चिन्हों का लोप हो जाता है वो क्या होता है, तत्पुरुष समास का उदाहरण होता है। तो यहाँ जन्मांत जो शब्द है, जन्म से अंधा, यानी किसका लोप हो रहा है, से कारक का लोप हो रहा है। तो इसलिए यहाँ क्या होगा, तत्पुरुष समास का उदाहरण होगा। जन्मांत जो शब्द है वो किस समास का उदाहरण है, तत्पुरुष समास का। ठीक है, अगला देखिए, चौराहे। तो चौराहे यानी चार राहों का समाहार या चार राहों वाला रास्ता। तो चार राहों के जो रास्ता होता है उसे क्या बोलते हैं, चौराहे। तो मैंने आपको बताया था ना कि जिस समस्त पद का पहला पद संख्यावाची होता है वह समास किस समास का वह शब्द किस समास का उदाहरण होता है, द्विगु समास का उदाहरण होता है। हमने यहाँ किया भी था, जिस समास में पूर्व पद संख्यावाची होता है, यानी पूर्व पद क्या होता है, संख्यावाची होता है, वो किस समास का उदाहरण होता है, द्विगु समास का उदाहरण होता है। तो इसी तरह चौराहे यानी चार राहों का समाहार या चार राहों का समूह है, क्या कहलाता है, चौराहे कहलाता है। तो ये किसका उदाहरण है, द्विगु समास का उदाहरण। है चरण कमल, यानी जिसके चरण किसके समान है, कमल के समान। तो इसका जब समास पद का समास विग्रह करेंगे तो क्या करेंगे, चरण कमल के समान चरण, कमल के समान चरण, यानी चरणों, ये जो चरण है यानी पैर की बात हो रही है, पैरों की तुलना किससे की जा रही है, कमल से की जा रही है। तो मैंने आपको बताया था ना कि जिस समस्त पद में किसी की तुलना एक चीज की तुलना किसी दूसरी चीज के साथ की जाए तो वहां क्या हो जाता है, उपमेय और उपमान हो जाता है। तो वो कौन सा समास होता है, कर्मधारय समास होता है। कौन सा समास होता है, या तो वहां विशेष्य या विशेषण होगा, या उपमेय या उपमान होगा। उपमेय और उपमान का मतलब क्या होता है, यानी कि किसी चीज की तुलना किसी दूसरी चीज के साथ की जाती हो तो वहां उपमेय और उपमान होता है। जैसे कि चरण की तुलना किससे की जा रही है, कमल के समान की जा रही है, चरण कमल, यानी चरण कमल के समान चरण, कमल के समान चरण, कमल के समान किसी के पैर होते हैं क्या, कमल जैसे यानी फूल होता है, यानी तुलना की जा रही है कि जैसे कमल यानी सुंदर होता है, सुंदर फूल होता है, उसी तरह पैर भी क्या है, पैरों की तुलना कमल से की जा रही है। तो मैंने आपको बताया था कि जिस समस्त पद में जिसकी तुलना किसी दूसरे शब्द के साथ की जाए, किसी दूसरी चीज के साथ की जाए, वहां कौन सा समास होता है, कर्मधारय समास होता है। तो ये हमारा जो उदाहरण है, चरण कमल जो शब्द है उसका समस्त पद का समास कौन सा होगा, कर्मधारय समास होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, दोपहर यानी क्या, दो पहरों का समूह है, दो पैरों का समाहार, किसमें कौन से समास में, यहाँ देखिए दोपहर। तो क्या हो रहा है, जो प्रथम पद है वो क्या है, संख्यावाची है ना, संख्यावाची। तो हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था ना कि जिस समास में पूर्व पद संख्यावाची होता है, पूर्व पद संख्या यानी पहला पद को क्या होता है, संख्यावाची होता है। तो ये देखिए दोपहर, तो दो क्या है,
संख्यावाची है ना, तो ये कौन से समास का उदाहरण है? द्विगु समास का उदाहरण है। मैंने आपको बताया था कि जो शब्द संख्यावाची, जिसका पूर्व पद संख्यावाची होता है, वो द्विगु समास में काउंट किया जाता है, यानी वो द्विगु समास का उदाहरण होता है। ठीक है, अगला है राधा कृष्ण। राधा कृष्ण, आपने बताना कि राधा कृष्ण, राधा और जो हम इसको जब इसका इस समास का समस्त पद है, इसका जब समास विग्रह करेंगे तो कैसे करेंगे? राधा और कृष्ण। तो बीच में क्या हम किस चीज का यूज करेंगे? और शब्द का यूज करेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि जहां हम और या और अथवा या शब्द का प्रयोग करें तो वो कौन से समास का उदाहरण होता है? द्वंद्व समास का उदाहरण होता है। जैसे कि ये देखिए, इसमें भी आधा आधा है ना, द्वंद्व यानी बीच में क्या आ रहा है? द्वंद्व आ रहा है, तो ये द्वंद्व समास का उदाहरण होता है। जिन शब्दों के बीच में हम या अथवा और शब्द का प्रयोग करते हैं तो वो द्वंद्व समास का उदाहरण होता है। तो राधा और कृष्ण जो समस्त पद है वो किस समास का उदाहरण है? द्वंद्व समास का। ठीक है, नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित समस्त पदों का समास विग्रह करके उनके भेद भी लिखिए। अब आपके सामने यहाँ शब्द दिए हुए हैं, उनका आपने समास विग्रह करना है और उनके समास का भेद भी बताना है। क्या करना है आपने? यहाँ समास का भेद भी बताना है समास विग्रह करने के साथ साथ। ठीक है, तो चलिए पहला शब्द है हमारे पास राजनहल। क्या शब्द है? राजनहल। तो इसका हम क्या समास विग्रह करेंगे? तो राजनहल समस्त पद का समास विग्रह क्या होगा? राजा के लिए महल। अब देखिए, राजा के लिए महल, तो हमने जब समास विग्रह किया तो कौन से शब्द का कारक लोप हो रहा था? के लिए, यानी के लिए का लोप हो रहा है यहाँ राजमहल में। तो ये मैंने आपको बताया था ना कि समास का उदाहरण होता है जहाँ कारक योजक कारक का लोप होता है, तो वहां तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष समास का उदाहरण होता है। तो ये किस समास का उदाहरण है? राजमहल शब्द तत्पुरुष समास। ठीक है, तो ये तत्पुरुष समास का उदाहरण है। अगला है विद्याहीन। विद्या से हीन, विद्याहीन यानी विद्या से हीन, तो हम इसमें क्या लिखेंगे? विद्या से हीन, यानी बिना विद्या के। तो यहाँ कौन से कारक का लोप हो रहा है? यहाँ से कारक का लोप हो रहा है। तो ये भी किस समास का उदाहरण है? तत्पुरुष समास का उदाहरण है। हमने पढ़ा था ना एक पिछले क्वेश्चन में कि जिस समास के में दोनों के बीच कारक चिन्हों का लोप यानी वो छुप जाते हैं, तो वहां कौन सा कारक होता है? तत्पुरुष समास का उदाहरण होता है। तो ये भी कौन से समास का उदाहरण है? तत्पुरुष समास का। तो यहाँ हम लिखेंगे तत्पुरुष समास। अगला है नवरात्र। नवरात्र यानी 9 दिनों का समाहार, या जैसे नवरात्रि होती है ना, तो 9 रातों का समय भी बोल सकती है, और 9 दिनों का समाहार, तो 9 रातों का समूह है। तो यहाँ जो नव है वो क्या है? 9 क्या है? संख्यावाची है, यानी काउंटिंग का पता चल रहा है ना कि काउंटिंग में कितने हैं? 9। तो मैंने आपको बताया था कि जिस समस्त पद का पहला पद यानी पूर्व पद क्या होता है? संख्यावाची होता है। वो किस समास का उदाहरण होता है? द्विगु समास का उदाहरण होता है। तो ये हमारा किससे समास का उदाहरण है? द्विगु समास का उदाहरण है। द्विगु समास, द्विगु समास। ठीक है, नेक्स्ट है उतार चढ़ाव। उतार चढ़ाव, तो उतार चढ़ाव, उतार या चढ़ाव, तो इसको हम जब इसका समस्त पद का समास विग्रह करेंगे तो क्या लिखेंगे? उतार या चढ़ाव, उतार या चढ़ाव। तो यहाँ क्या आ गया? या,
या शब्द का हमने प्रयोग कर लिया। तो मैंने आपको बताया था ना कि एक ऐसा समास होता है जिसमें या अथवा और शब्द को जोड़कर शब्द समास विग्रह किया जाता है, तो वो कौन से समास का उदाहरण होता है? द्वंद्व समास का उदाहरण होता है। तो ये हमारा है द्वंद्व समास, द्वंद्व समास। ठीक है, नेक्स्ट है प्रतिदिन। प्रतिदिन, प्रतिदिन यानी प्रत्येक दिन। प्रतिदिन का समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्रत्येक दिन। वह समास, वह समस्त पद जिसका समास विग्रह करने पर उसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं आता, वो कौन सा समास होता है? अव्ययी भाव समास का उदाहरण होता है। यानी कि अवयवों में किस लिंग और वचन के कारण क्या है? परिवर्तन नहीं आता, वैसा का वैसा ही रहता है। तो यहाँ जो हमारा प्रतिदिन शब्द है वो किस समास का उदाहरण है? अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। तो इसमें हम लिखेंगे अव्ययी भाव समास। ठीक है, नेक्स्ट है घुड़सवार। तो घुड़सवार का जब घुड़सवार समस्त पद है, इसका जब हम समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? गुड़ पर सवार। तो ऐसा ही होगा ना, गुड़ पर सवार। तो क्या होगा? गुड़ पर सवार। तो यहाँ किसका लोप हो रहा है? पर का। गुड़ पर सवार, घुड़सवार। घुड़सवार में किसका लोप हो रहा है? पर कारक का लोप हो रहा है। तो ये घुड़सवार शब्द किस समास का उदाहरण है? जहाँ क्या है, कोई कारक का लोप होता है, वहां कौन से समास का उदाहरण, कौन से समास का उदाहरण होता है? तत्पुरुष समास का उदाहरण होता है। तो घुड़सवार जो शब्द है वो किसका उदाहरण है? तत्पुरुष समास का उदाहरण है। ठीक है, ये हो गया हमारा तत्पुरुष समास। ठीक है, नेक्स्ट है गजानन। गजानन यानी किसकी बात हो रही है? यहाँ भगवान गणेश की बात हो रही है। तो मैंने आपको बताया था ना कि जिस समस्त पद में कोई बात किसी तीसरे पर जाए तो वहां कौन सा समास का उदाहरण होता है? बहुव्रीहि समास का उदाहरण होता है। जैसे कि उदाहरण के रूप में एक शब्द है दशानन, यानी जिसके 10 मुख वाला क्या होता है? दशानन। तो दशानन 10 मुख वाला कौन है? रावण। तो रावण के 10 मुख थे ना, तो 10 मुख वाला कौन है? रावण। तो यहाँ किसकी बात हो रही है? यानी किसी तीसरे की बात हो रही है। तो वहां कौन से समास का उदाहरण बताया मैंने? बहुव्रीहि समास का। तो यहाँ जो हमारा गजानन शब्द है इसका समास विग्रह क्या होगा? गज के समान। गज के समान। गज यानी हाथी, गज यानी हाथी। गज के समान आनन है, आनन है जिसका, अर्थात गज के समान आनन है जिसका, अर्थात कौन है? गणेश जी, यानी भगवान गणेश। गजानन हमें किसको बोलती है? भगवान गणेश को बोलती है ना। तो ये किस समास का उदाहरण हुआ? बहुव्रीहि समास का उदाहरण हुआ। बहुव्रीहि समास, यहाँ हम लिखेंगे बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि, यहाँ से आप ऐसे भी थोड़ी सी ट्रिक अपने दिमाग में, ये वैसे कोई ट्रिक नहीं है लेकिन हमें थोड़ा सा दिमाग में बिठा के रखना पड़ेगा कि बहुव्रीहि यानी कि एक से ज्यादा की किसी एक बात को किसी दूसरे पे लागू करना, वो क्या कहलाता है? बहुव्रीहि समास का उदाहरण होता है। ये थोड़ा सा माइंड में बिठा लेना, अपने माइंड में सेट कर लेना इसको, तो ये आसानी से याद रहेगा। गजानन यानी दशानन, गजानन। दशानन बोले तो यानी कि किसकी बात हो रही है? रावण की बात हो रही है। गजानन बोले तो यानी किसकी बात हो रही है? गणेश जी की बात हो रही है। त्रिनेत्र यानी भगवान विष्णु की बात हो रही है। त्रिनेत्र किसके हैं? भगवान विष्णु। तो यहाँ किसकी बात हो रही है? विष्णु की। त्रिनेत्र यानी विष्णु की बात हो रही है। इसी तरह जैसे कि लंबोदर, लंबा है उधर जिसका, तो कौन है? गणेश। वहां भी किसकी बात हो रही है? गणेश की बात हो रही है। तो ये जो शब्द है ये किस समास के उदाहरण होते हैं? बहुव्रीहि समास के उदाहरण होते हैं। नेक्स्ट है यथाशक्ति। यथाशक्ति, तो यथाशक्ति का जब समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा? शक्ति के अनुसार, यानी जिसकी जैसी शक्ति उसी के अनुसार। यथाशक्ति यानी शक्ति के
अनुसार, शक्ति के अनुसार। तो शक्ति के अनुसार ये जो क्या है, इस तरह के जो यथाशक्ति, प्रतिदिन, ये शब्द किस समास के उदाहरण होते हैं? अव्ययी भाव समास के उदाहरण होते हैं, क्योंकि इनका जो पूर्व पद होता है, जो कारक होते हैं, वो लिंग और वचन के कारण इनमें क्या होता है, पूर्व पद में कोई परिवर्तन नहीं आता, यानी इनके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं आता। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, सेम वैसा का वैसा ही अर्थ निकल रहा है ना। तो यानी कि ये किस समास का उदाहरण हो गया? अव्ययी भाव समास का उदाहरण होगा। यथाशक्ति जो शब्द है वो अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। अगला है चतुर्भुज, चार भुजाओं वाला। चतुर्भुज यहाँ चार भुजाओं वाला भी बोल सकती है, या चार है भुजा जिसकी, तो ये भी बात बोल सकती है। और चार भुजाओं वाला यानी किसकी बात है? चतुर्भुज, जो ऐसा चतुर्भुज होता है ना, ये जिसकी चार भुजाएं हैं, एक वो जिसके चार हाथ है, तो भगवान विष्णु इस तरीके से भी बोल सकती है। तो चतुर्भुज यानी यहाँ हम क्या करेंगे? चार भुजाओं वाला। तो यहाँ हम लिखेंगे चार भुजाओं का समास लिख रहे, क्या हो जाएगा? चार भुजाओं का, चार भुजाओं का समाहार, चार भुजाओं का समाहार। तो यहाँ क्या हो गया? चार क्या हो गया? संख्यावाची हो गया ना। तो ये किस समास का उदाहरण हो गया? द्विगु समास का उदाहरण हो गया। किसका? द्विगु, द्विगु समास, द्विगु समास का उदाहरण होगा। ठीक है। नेक्स्ट है पंच तत्व। पंच तत्व, तो यहाँ भी क्या हो रहा है? पंच यानी क्या हो रही है? संख्यावाची शब्द, जो पूर्व पद है वो क्या है? संख्यावाची है। तो ये भी द्विगु समास का उदाहरण है। तो इसका हम लिखेंगे पांच तत्वों का, पांच तत्वों का समूह है, पांच तत्वों का समूह है। तो क्या हो, ये भी किसका उदाहरण हो गया? द्विगु समास का उदाहरण होगा। ठीक है। तो यहाँ भी द्विगु समास होगा।